हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच पीसीएस। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली राष्ट्रपति पर है। इसमें राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसको संकलित किया गया है। इसके साथ साथ कुछ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जिसको केयरफुल्ली सुनिएगा। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लच पीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसका एक स्पेशल वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी को एक नया दिशा मिले। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। बताइए, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर राष्ट्रपति अपना कार्य करता है। आर्टिकल 74 में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। तो ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, आर्टिकल 74। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 53 में प्रावधान किया गया है कि संघ कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी, अर्थात राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका का हेड होगा। अनुच्छेद 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ संबंधी प्रावधान किए गए हैं। शपथ, राष्ट्रपति के शपथ संबंधी प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां निहित है। बताइए, किसमें निहित होती हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां? तो आर्टिकल 53 में अभी आप पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 53 में प्रावधान किया गया है कि संघ कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। देखिए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, न कि जो है जनता द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। बताइए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। देखिए, आर्टिकल 55 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होगा। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। बताइए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अर्थात जो है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये वाला जो स्टेटमेंट सही है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो ये जो है गलत हो जाएगा, चूँकि जो है यहाँ पर राज्य विधानमंडल की बात किया गया और विधानमंडल में जो है दोनों सदन आ जाते हैं, विधानसभा और जो है विधान परिषद दोनों आ जाते हैं। तो विधान परिषद इसमें जो है शामिल नहीं होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, 1, 3 और 4 सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 52 में प्रावधान किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 55 की बात करें तो अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 55 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। बताइए किसे सौंपा जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का किसी प्रकार से अतिक्रमण करता है तो उस पर जो है महाभियोग चला करके उसे हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? संसद में संपन्न होती है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद में संपन्न होती है। आर्टिकल 352 की बात करें तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। आर्टिकल 75 की बात करें तो आर्टिकल 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध किए गए हैं। और अनुच्छेद 76 की बात करें तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी जिसे आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, उसका प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, 14 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। बताइए भारत के राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। बताइए कितने दिन में राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? यदि राष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाता है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, या जो है महाभियोग के द्वारा उसे जो है पदच्युत कर दिया जाता है, या त्यागपत्र दे देता है राष्ट्रपति, तो उसका जो है स्थान कौन ले लेता है? उपराष्ट्रपति ले लेता है। लेकिन जो है कितने दिन में यह जो है स्थान भर लिया जाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और यदि जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी उस समय ना हो तब जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार कौन ग्रहण करेगा? तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब अधिनियमित हुआ था? यह 1978 में अधिनियमित हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, मंत्रिपरिषद। देखिए मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 85 में यह प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत आहूत करता है? तो अनुच्छेद 108। अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसको याद रखिएगा, इसको रिवीजन करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद
अधिनियम बन जाता है। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। बताइए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है? तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकता है, सहमति को रोक सकता है और विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी संसद को वापस लौटा सकता है। तो अनुच्छेद 11 में ये प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, अभी पढ़ चुके हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 111। देखिए अनुच्छेद 63 की बात करें तो अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति संबंधी जो है प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 108 में अभी आप पढ़ चुके हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो ये सब जो है आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 123। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल को 213 अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो अनुच्छेद 356 में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो है प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 360 की बात करें तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 200 की बात करें तो राज्य विधानमंडल द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है उस पर अनुमति देने का अधिकार किसे दिया गया है? राज्यपाल को दिया गया है। तो आर्टिकल 200 इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, 6 सप्ताह के अंदर। देखिए यदि जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और संसद का सत्र शुरू हो जाता है, उसे 6 सप्ताह के अंदर जो है पारित नहीं करवाया जाता है तो अध्यादेश क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। देखिए यदि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है और इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात जिसे आप जो है कैग बोलते हैं, इसका जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया है। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 155 में किया गया है। तो ये सभी जो आर्टिकल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श मांग सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, ना ही जो है सर्वोच्च न्यायालय जो परामर्श देता है उसे राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। तो दोनों जो है एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। और अनुच्छेद 129 की बात करें तो अनुच्छेद 129 में प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। और अनुच्छेद 32 की बात करें तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो बताइए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और अनुच्छेद 61 की बात करें तो महाभियोग संबंधी प्रावधान किया गया अनुच्छेद 61 में,
अनुच्छेद 71 की बात करें तो अनुच्छेद 71 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी यदि विवाद उत्पन्न होता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 76 की बात करें तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, अर्थात किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, एन संजीव रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बीबी गिरी। देखिए बीबी गिरी जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन के 2 बार अध्यक्ष थे। कितने बार अध्यक्ष थे? 2 बार अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो याद रखिएगा 11वें क्रम के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो बताइए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। बताइए राष्ट्रपति भवन को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, एडविन ल्यूटियंस के द्वारा। और चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया था? अर्थात जो है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बोशियर था। इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस क्रम की राष्ट्रपति हैं? बताइए वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। और यदि आपसे पूछें कि ये किस जनजाति समुदाय से संबंध रखती हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संथाल। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, आंतरिक अशांति। देखिए आंतरिक अशांति जो है ये जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का आधार नहीं है। पहले जो है ये था, लेकिन जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसके स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया और इसे जो है प्रभावहीन कर दिया गया। तो वर्तमान में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार 3 है। कौन कौन सा है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और जो है सशस्त्र विद्रोह। इन तीनों के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 356। देखिए अनुच्छेद 356 में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राज्य में राज्यपाल को यह जो है समाधान हो जाता है कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तो वह जो है राष्ट्रपति को सूचित करता है और राष्ट्रपति इस जो है अनुशंसा के आधार पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है।
और अनुच्छेद 352 की बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल का जो है उद्घोषणा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत का राष्ट्रपति। देखिए गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? गणतंत्र का मतलब ये होता है कि वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है निर्वाचित हो, ना कि जो है वंशानुगत हो। तो भारत का राष्ट्रपति कैसा है? निर्वाचित होता है, ना कि जो है वंशानुगत है। तो भारत एक जो है गणतंत्रात्मक जो है राष्ट्र है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था भारत ने जो है फ्रांस के संविधान से लिया है। भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से अडॉप्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 के तहत दिलाया जाता है। तो अनुच्छेद भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रधान सेनापति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, साक्षर हो। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के उम्मीदवार संबंधी योग्यता का जो है प्रावधान किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, और यहाँ पूछ रहा है क्या योग्यता नहीं है। तो देखिए योग्यता की बात करें तो योग्यता का उल्लेख किया गया है कि वो भारत का जो है नागरिक हो, न्यूनतम आयु उसकी जो है 35 वर्ष हो, अर्थात जो है 35 वर्ष से कम आयु ना हो, 35 वर्ष की आयु वो पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, दिवालिया व पागल ना हो। तो ये जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार का जो योग्यता का जो है प्रावधान है। लेकिन जो है कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वो साक्षर हो। यदि जो है राष्ट्रपति का उम्मीदवार निरक्षर है तो भी वो जो है चुनाव लड़ सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।